हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 में सेंट्रल लेवल काउंसलिंग कैसे होगी, जो एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी। इसमें राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे इसका प्रोसेस है, क्या होगा रजिस्ट्रेशन फी, क्या होगा सिक्योरिटी अमाउंट, और साथ में स्टेट के बारे में बताऊंगा, स्टेट के सभी स्टेट के वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट स्टेट के जो क्या क्या वेबसाइट है, किस वेबसाइट पर जाके आपको काउंसलिंग करना होगा। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में बताऊंगा, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करना है, या स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब, और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होंगे, इनको 4 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड को बोलते हैं मॉप अप राउंड, एंड फोर्थ राउंड को बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। ये कैसे होगी इसके बारे में बात करूंगा। और स्टेट के काउंसलिंग होती है, उसमें भी राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, इसके बाद मॉप अप राउंड होता है और फिर स्टे वैकेंसी राउंड होता है। इसमें वैसे स्टूडेंट जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो होगा अपने डोमिसाइल स्टेट का, उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से वेबसाइट पे आप जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आपको चाहिए एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन, तो आप कॉल कर सकते हैं, या एडमिशन चाहिए इसके लिए कॉल कर सकते हैं। दिए हुए स्क्रीन पे नंबर आपको जो दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो ऑल इंडिया कोटा 50% सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो काउंसलिंग होती है, उसको एमसीसी कंडक्ट कराती है। इसके लिए आपको पहले नंबर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप काउंसलिंग करेंगे, इसके लिए एक डेट आएगा, इस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन की डेट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको रोल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, नेम डालना होगा। इसके बाद सबमिट करने के बाद नेक्स्ट होगा, उसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करने के बाद आपको जो ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए, अगर आप डीम्ड के लिए कर रहे हैं तो 2 लाख रुपीज़ का करना होगा, और अगर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल स्टूडेंट को जो सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है 25,000 जनरल स्टूडेंट को। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ जनरल स्टूडेंट को। वहीं ओबीसी SC ST को रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 500 रुपीज़, और सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपीज़ पे करना है सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए, और एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे रजिस्ट्रेशन कराते वक्त। और अगर डीम्ड के लिए बात किया जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए या गवर्नमेंट के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो डीम्ड के लिए आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि रिफंडेबल है, जितने भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल है। और जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 5,000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यदि आप गवर्नमेंट और डीम्ड को साथ में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी और 2 लाख रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा, तो वहीं आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट प्रोसेस था। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। जो कॉलेज आपको पसंद है, जो ब्रांच आपको पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस प्रेफरेंस को डालेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको जो ऑप्शन आएगा वो चॉइस लॉकिंग के आता है। तो चॉइस लॉक करना है चॉइस फिलिंग के बाद कि मैंने जो चॉइस फिलिंग किया वो सही है। इसके बाद चॉइस लॉक कर देना है। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो ऑटो लॉक हो जाता है। ऑटो लॉक आपको ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अगर चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर चॉइस लॉक करना भूल गए तो। इसके बाद अगर बात किया जाए कि चॉइस लॉकिंग के बाद क्या होगा, आपको एक टेंटेटिव रिजल्ट मतलब मॉक अलॉटमेंट आएगा। मॉक अलॉटमेंट के बाद आप चाहें तो अपना जो सीट आपको मॉक अलॉटमेंट में लग रहा है कि मिलेगा, उसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको एक डेट आएगा जिसमें आपको रिपोर्टिंग का डेट आएगा, यानी कॉलेज ज्वाइनिंग का डेट आएगा। उसमें आपको जाके कॉलेज ज्वाइन करना होगा। वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिल जाएगा, उन्हें अगर लगता है कि आपको ये सीट बेस्ट है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि हमें जो सीट मिला है, जो कॉलेज मिला है, इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। अब राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है जिन्हें राउंड 1 में सीट मिल चुका है और जो राउंड 1 में रजिस्टर्ड है। और वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए राउंड 2 में फिर से ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जिन्हें राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में अपग्रेड करेंगे, और वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में सीट नहीं मिला, वो बस चॉइस फिलिंग करेंगे राउंड 2 में फिर से, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड 2। राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट नहीं मिला, और वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन सीट नहीं मिला, वैसे स्टूडेंट जो सीट मिला और फ्री एग्जिट ले लिए, फिर भी वो एलिजिबल है, फ्री एग्जिट ले सकते हैं, राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले सकते हैं, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पे
सेकेंड राउंड कैसे होता है, जिन्हें राउंड 1 में सीट नहीं मिला या फिर राउंड 1 में जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो राउंड 2 में, या फिर जो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं राउंड 2 के लिए वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट मिल गया था और राउंड 2 में अपग्रेड हुआ या अपग्रेड नहीं हुआ, यानी कि अपग्रेडेशन के लिए राउंड 1 में जो सीट मिला था उसे एनी हाउ ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसका फी पेमेंट करने का पड़ेगा और ज्वाइन करने पड़ेगा, तभी आप राउंड 2 में अपग्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए राउंड 2 में यदि आपका सीट अपग्रेड नहीं होता है, जो पहले सीट मिला था वही रह गया, तो राउंड 2 में आप सीटों को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर डीम्ड के लिए 2 लाख रुपीज़, गवर्नमेंट के लिए जनरल स्टूडेंट के लिए 25,000 रुपीज़, SC ST OBC के लिए 10,000 रुपीज़ जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी फॉरफिट कर ली जाएगी। वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 2 में यानी कि राउंड 1 में सीट नहीं मिला था, राउंड 2 में सीट मिला, तो उन स्टूडेंट को भी अगर सीट मिलता है तो उसे फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, लेकिन राउंड 2 में नहीं, आपको सीट मिला उसे ऑप्ट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात उठती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग होती है राउंड 1 और राउंड 2, इसके बाद आपको गवर्नमेंट सीट जो होती है, जो भी बच जाती है नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग, वो स्टेट के रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब यहाँ से जो मॉपअप राउंड होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगा। डीम्ड के लिए मॉपअप में पार्टिसिपेट करेंगे। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसके लिए बात करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट मिला या राउंड 2 में सीट मिला, फाइनली बात करते हैं राउंड 2 का, जिन्हें राउंड 2 में सीट मिला और वो उस सीट को ऑप्ट नहीं किए तो उन्हें 2 लाख रुपीज़ का जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि मॉपअप राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करें तो उन्हें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। यदि आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर से आप मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीम्ड के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं डीम्ड में फिर से मॉपअप कराने के लिए आप चाहें तो जो स्टूडेंट राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए फिर से विंडो ओपन होता है। मॉपअप में जो भी सीट मिलेंगे अब उसे सीट को ऑप्ट करना कंपलसरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर से आपको सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट कर लिए जाएंगे। मॉपअप में जो भी सीटें बचती हैं कहीं ना कहीं हाई फी स्ट्रक्चर वाले ही डीम्ड में बचते हैं। अब मॉपअप के बाद स्टार्ट होता है स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, जो राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप के बाद जो भी सीटें बच जाती है वैकेंट, इसके लिए उस सीट को मॉपअप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को। इसको बोलते हैं स्पोर्ट राउंड या इंस्टीट्यूशनल लेवल काउंसलिंग। ये आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है स्पोर्ट राउंड में, यानी कि 4th राउंड। ये आपको पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाना होगा, पता करना होगा कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, कौन से ब्रांच के। इसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। मान लीजिए डॉक्टर DY पाटिल पुणे में या KMC मणिपाल में सीटें हैं मेडिसिन के, तो आप मेडिसिन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ऑल डॉक्यूमेंट के साथ DD के साथ आपको पहुंचना होगा फिजिकली। अब यहाँ पे सीटें कैसे मिलती है, यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। जो NRI कोटे की सीटें जो बच जाती है उसको मैनेजमेंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ मेरिट बेस पे ही सीटें मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होता है, कॉलेज का क्वालिटी भी अच्छा होता है। वहाँ पे अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप उसके टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, मान लीजिए उस कॉलेज का NRI कोटे का फी 60 लाख था लेकिन उसको मैनेजमेंट में 40 लाख में कन्वर्ट कर दी गई और आपको उससे उस समय आपको D पार्ट का भी डिमांड करेंगे, जो उनको टर्म एंड कंडीशन होगा, जो फी के लिए डिमांड करेंगे, और आप अगर उस डिमांड को देने के लिए सक्षम नहीं है और आपसे कम नंबर वाला स्टूडेंट देने के लिए सक्षम है तो आपको सीट ना देके उनको दे देंगे। ये होता है स्टे वैकेंसी राउंड। अब ये मैंने आपको स्टे वैकेंसी तक आपको पहुंचा दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि इस बार MCC जो काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, इसमें DNB भी आएगा और MSMD का जो गवर्नमेंट सीट है, डीम्ड के सीट है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीट है, ये सब ऐड होंगे। तो इसमें काउंसलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो इसमें आपको समझ बुझ कर काउंसलिंग करना होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन लेना होगा, तभी आपको एक सीट मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें MSMD का फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी में DNB को रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। अगर चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा मिसिंग है तो जो सीट आपको मिल सकती थी वो सीट आपके हाथ से निकल सकती है, या फिर जो बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते थे वो आपको निकल सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं ऑल इंडिया का काउंसलिंग हो गया, फिर इसके बाद स्टेट का होगा। स्टेट के डिफरेंट स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल साइट पे आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे ऑल इंडिया कोटे के लिए रजिस्ट्रेशन कराए MCC की साइट पे, तो इसके लिए कौन कौन से ऑफिशियल साइट है, कौन कौन से स्टेट के, इसके बारे में बात करूंगा। और जितने भी ओपन स्टेट है उस ओपन स्टेट में इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यदि आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट मिल चुका है राउंड 1 में और स्टेट में भी राउंड 1 में मिल गया है तो आप क्या करेंगे। इस समय आपको क्या करना होगा, या फिर स्टेट
या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सॉरी सेंट्रल काउंसलिंग। इन दोनों में से आपको लगता है कि अगर हम अपग्रेडेशन करेंगे तो शायद बेस्ट कॉलेज मिलेगा, तो अपग्रेड करेंगे, दोनों में से एक ही ऑप्ट करना होगा, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन है। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल गया तो अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है फॉरफिट कर ले जाएंगे। ऐसे स्टेट में भी लागू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट का। स्टेट में जैसे मान लीजिए ओपन स्टेट की अगर बात किया जाए तो पहले हम बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार का जो ऑफिशियल साइट है वो है आपको www. अगर जो स्टूडेंट बिहार से पीजी करना चाहते हैं, एनी हाउ पीजी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बिहार के ऑफिशियल साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो जो यूजी बिहार से किए हैं वो एलिजिबल है, या फिर जो प्राइवेट के लिए करना चाहते हैं वो इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। बिहार के लिए जो सभी स्टेट के बताने वाला हूँ, बिहार के लिए जो ऑफिशियल साइट है वो www.bceceboard.bihar.gov.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है www.upneet.gov.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद जो स्टेट आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ka.nic.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप उस स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए है www. ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा www.cgdgme.co.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजाब के लिए www.bfuhs.ac.in पे कराना होगा। वेस्ट बंगाल के लिए है आपको www.wbmcc.nic.in पे। त्रिपुरा के लिए www.dmetripura.nic.in। महाराष्ट्र के लिए है आपको www.demer.org.in पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद जो अगला जो है महाराष्ट्र के बाद वो है आपको, महाराष्ट्र के बाद जो अगला स्टेट है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो है www.dme.mponline.gov.in। केरला की बात किया जाए तो इसका है www.cw.kerala.gov.in। हिमाचल प्रदेश का है www.hpsimla.in। तमिलनाडु का है www.tnhealth.org। हरियाणा के लिए है www.uhsuggadmission.in। आंध्र प्रदेश के लिए है www.apmedco.in, यानी कि apmedco.com। इसके बाद है जो नेक्स्ट जो है वो है आंध्र प्रदेश के बाद जो है स्टेट है वो है आपको दिल्ली। दिल्ली का है www.fmsc.ac.in। झारखंड के लिए है www.jceceb.jharkhand.gov.in। इसके बाद आसाम के लिए है www.dmeasam.gov.in। उत्तराखंड के लिए है www.hnbumu.ac.in। 19 नंबर पे उड़ीसा, इसका है आपको www.ojee.nic.in। राजस्थान के लिए है www.rajugmedical.org, यानी कि www.rjugmedical.org पे करना होगा। इसका वेबसाइट चेंज होते रहता है, तो इसके लिए मैं आपको जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा उससे मैं बता दूंगा। तेलंगाना के लिए www.knruhs.in। जम्मू एंड कश्मीर के लिए www.jakbopw.org। वहीं सिक्किम के लिए है www.asmu.edu.in, या फिर सिक्किम के लिए एक और www.sikkim.hrdd.org। गुजरात के लिए है www.medgujarat.nic.in। पुडुचेरी के लिए है www.centeconline.in। इसके बाद है अगला जो है आपको पुडुचेरी के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को माइंड में फिक्स रहे। इसके बाद जो भी है सिक्किम के बाद पुडुचेरी बताया। पुडुचेरी के बाद जो भी स्टेट बच चुके हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर बता देंगे। अब यहाँ बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में।
स्टेट के जब काउंसलिंग करेंगे तो राउंड 1 होगा। राउंड 1 के बाद जो भी अलॉटमेंट होगी, पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो मैंने प्रोसेस बताया, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके बाद सीट अलॉट होगी, अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, इसके बाद सीट अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद यदि आपको सीट मिल चुका है तो चाहे तो आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप जो सीट मिला उसको ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट राउंड 1 में सीटें जिनको नहीं मिला, या फिर जो राउंड 1 में सीट रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, वो कुछ स्टेट में फिर से राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के बाद राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। इसके लिए आपको पूरा ध्यान देना होगा, बारीकी से ध्यान देना होगा कौन कौन से स्टेट जो है सिर्फ राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन कराती है। जैसे में कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी ऐसे स्टेट हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ की आपको अपग्रेडेशन के सिस्टम स्टे वैकेंसी तक चलता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया। आपको यदि राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में चाहते हैं अपग्रेड कराने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन राउंड 2 में सीट मिला अगर स्टेट में भी तो कुछ स्टेट में आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फुलफिल कर ली जाएंगी। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। हर एक स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन फी होता है, हर एक स्टेट का अलग सिक्योरिटी अमाउंट होता है। कुछ स्टेट का तो जीरो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, बस रजिस्ट्रेशन फी होता है। तो बाकी मैं वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश किया ताकि आप काउंसलिंग में डाइवर्ट ना हो। जी हाँ दोस्तों, बाकी यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।